जो प्रतिनिधित्व देने का बात कर रहे हैं, वो सबका अधिकार सबको देना चाहते हैं। अब अगर उसको लोग राजनीति का रूप देना चाहें कि हुड्डा साहब जात पात की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति की बात नहीं है। जब कैबिनेट बनती है तो क्या उसके अंदर सभी समाजों का प्रतिनिधित्व तो नहीं रखा जाता? तो अगर उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो उसका कैडर तो बराबर ही है ना सभी का, कि मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, सभी समाजों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। यही हुड्डा साहब का लक्ष्य है। वही उन्होंने अनाउंसमेंट की है, 2019 में की थी, ये पहली बार नहीं की है। 2019 में भी हुड्डा साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2019 का बयान भी उनका मिलेगा। अच्छा, और ये बात राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है, राहुल गांधी जी भी बार बार वो आरक्षण की बात भी कर रहे हैं और वो साथ में जातीय जनगणना की बात भी कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात पर घेरा जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी जाति गरीबी है, मेरे लिए तो पूरा देश मेरी एक जाति है। कांग्रेस हमेशा से जात पात की राजनीति करती आई है और फिर इस बार इस मामले को छोड़ दिया है। पीएम मोदी जी जो आज, पहले तो वो आधार की भी बुराई करते थे, पहले वो जीएसटी की भी बुराई करते थे, पहले वो आरक्षण के बारे में भी तरह तरह के बयान देते थे। जब सरकार आई तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार उनको आधार कार्ड से हो गया। उन्होंने घर, मकान, दुकान, इवन हमारी कमीजें ही छोड़ी नहीं जो आधार कार्ड से नहीं जोड़ी, वरना कोई चीज़ छोड़ा? आधार कार्ड किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। जब इनको लगता था कि आधार कार्ड हमारी सारी प्राइवेसी ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, दुनिया भर की एक मुख्यमंत्री होने के नाते गुजरात का, ये मोदी जी बुराई किया करते थे। फिर उसके बाद जीएसटी की बात करते थे तो मोदी जी कहते थे जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी आए तो कितना जीएसटी लगाया? 28%। कांग्रेस ने कितने की बात करी थी? 12% की। तो क्यों मोदी जी को अब जीएसटी से क्या प्यार हो गया? क्योंकि जब आप पद पे बैठते हो तो आपको पता लगता है कि किस चीज़ को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है। कांग्रेस पार्टी ने टेक्नोलॉजी दी थी ना, तो सुविधा के लिए दी थी। इन्होंने परिवार पहचान पत्र दिया है तो परेशानी पहचान पत्र है। इन्होंने फैमिली आईडी दी जो परेशानी के लिए दी। इन्होंने खुद, इनके अफसर मानते हैं, आप भास्कर अखबार में या जागरण अखबार, किसी एक अखबार में छपा है कि 90% फैमिली आईडी गलत है, 90% डेटा गलत है। जो सरकार सुविधाओं के नाम पे लूटपाट करती हो, वो सरकार ये बातें करे कि हम जात पात की राजनीति करते हैं, ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो किया, इन्होंने उसको बेचा है। इन्होंने क्या नया बनाया है? पीएम मोदी अपनी घोषणा में बताए ना, वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। कितने करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं हमारे देश के अंदर? हरियाणा के अंदर 25,000 टीजीटी की जॉब खाली पड़ी हुई है। ये बात करते हैं बिना खर्ची पर्ची की। मैं इतने दिनों से इनके मंत्रियों के भाषण सुनता हूँ। अरे एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उसके अंदर मार्कशीट पकड़ी जाती है, वो ये पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं। कौन सी पर्ची खर्ची? अरे इनको सरकार चलानी आपकी नहीं है। जब स्टेट की बात हो तो हुड्डा साहब के पीछे पड़ जाएंगे, जब सेंटर की बात हो तो पंडित नेहरू के पीछे पड़ जाएंगे। अरे पंडित नेहरू ने जो बनाया था मोदी जी, आपने वही तो बेचा है। आपने नया क्या बनाया है? मोदी जी बताए ना उन्होंने नया क्या बनाया है। ये तो केवल इनका काम ये है कि जो कांग्रेस के काम है, महेंद्रगढ़ में बैठे हैं, नारनौल की भूमि पे बैठे हैं, भगवान कृष्ण की यदुवंशियों का इलाका है। हमने यहाँ कृष्ण भगवान के नाम पे यूनिवर्सिटी दी। इनके मंत्री अभी यहाँ बैठ के गए, उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने क्या नई चीज दी है। कोई नई फैकल्टी दी हो, कोई नई भर्ती करी हो, यूनिवर्सिटी में नई बिल्डिंग बनाई हो। हमने बाबा खेतानाथ के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने ये बताएं। ओम प्रकाश यादव जी, मुझे तो इनका विभाग भी नहीं अभी पूछना पड़ रहा था, क्योंकि बेचारे इनकी सरकार में मंत्रियों की वैल्यू तो है नहीं। मुख्यमंत्री के अलावा कोई मंत्री नहीं है, अफसर सरकार चला रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि इनके पास कोई सामाजिक न्याय विभाग कोई ऐसा है इनके पास। ये बताएं, नारनौल गंदगी का ढेर बना हुआ है। मैं अभी नारनौल में से आ रहा था, नारनौल के लोग शिकायत कर रहे थे कि बारिश आती है, पानी भर जाता है, कोई नया काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं हुआ। हुड्डा साहब ने हॉस्पिटल अपग्रेड करके ट्रॉमा सेंटर बनाया था नारनौल के अंदर। इन्होंने क्या दिया? योजनाएं। बोले जी 9.5 साल गुजर गए, 9.5 साल बाद ये कह रहे हैं कोरोना के कारण 2 साल में काम नहीं हो पाया, हमने 35 करोड़ की योजनाएं बनाई। योजना बनाने में तो इनके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक या तो योजना बनाना जानते हैं या खिचड़ी बनाना जानते हैं, और इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं। 2014 में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, 2019 में भी बनाई, और बीजेपी के नेता चाहे वो प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं,
अब विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं, तो फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। काम किए हैं इन्होंने, बहुत काम किए हैं। गुड़गांव के अंदर ये हॉस्पिटल नहीं बना पाए, साइबर सिटी वर्ल्ड के अंदर। आज अगर हिंदुस्तान का कोई शहर है तो गुड़गांव है, वहां ये हॉस्पिटल नहीं बना पाए। और आप 5 स्टार इनका ऑफिस देख लीजिए, बना रहे हैं। इनका कार्यालय देखिए, गुरु कमल या क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने, वो 5 स्टार होटल इन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन पब्लिक के लिए हॉस्पिटल नहीं बना पाए। ये जो बातें करते हैं, 10 साल के अंदर जो सरकार हॉस्पिटल की बिल्डिंग ना बना पाए, वो किस लिए 5 साल और मांग रहे हैं? किस लिए 5 साल जनता का खराब करना चाहते हैं? क्या देंगे अब 5 साल के अंदर जो ये 10 सालों में नहीं दे पाए? मोदी जी आए थे, बोले थे ना टैक्स वाला होगा ना टैक्समैन होगा। आज कहीं जाओ नहीं, स्कूल वो में, कह रहे हैं ना, अभी आपने सुना होगा मंत्री जी बैठे थे, 370 हटाई, समान कानून लेकर आएंगे। 370 हाँ। से आपने प्लॉट ले लिया कश्मीर में? आपने कश्मीर में मुझे तो कोई प्लॉट पता नहीं खरीदा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी हिंदुस्तान का कोई उद्योगपति है जो ये बता दे कि मैंने कश्मीर के अंदर 100 गज जमीन लेके उद्योगपति ने वहां जाके निवेश किया हो? आप बताओ हिंदुस्तान को 370 हटाने से या ना हटाने से क्या मिल रहा था, और जब लगी हुई थी तो क्या छिन रहा था? हमारा तो वहाँ पैसा ही खर्च होता है ना। इन्होंने 370 हटा के वो स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? जनता से उन्होंने हुकूमत छीन ली, एक वहाँ अपना गवर्नर बैठा दिया, गवर्नर राज चल रहा है। क्योंकि इनको पता है चुनाव जहाँ होते हैं पैसा इनके हाथ से निकल जाता है, जनता के हाथ में चला जाता है। गवर्नर बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, गुड़गांव में एमसीजी के चुनाव नहीं कराने, फरीदाबाद में एमसीजी के चुनाव नहीं कराने, मानेसर में एमसीजी के इसकी वजह क्या है? चुनाव पैसा, हाँ, पैसा। अच्छा। क्योंकि अफसर से तो डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं, जनता से डीलिंग कैसे करेंगे? लेकिन देश में तो एक बात चली है कि अब देश में एक चुनाव हो, एक देश हो, ताकि पैसा बचाया जाए। आप कह रहे हैं कि इनको पैसा चाहिए। पैसा बचाया जाए तो फिर तो प्रधानमंत्री का चुनाव ही खत्म कर देना चाहिए ना, पैसा ही पैसा बचेगा। फिर तो ये एक तरीके से अगर ये लोकतंत्र में चुनाव को ये पैसा बचाने का वो कारण बताते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों चुन रहा है? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें चुनाव होना तो लाजमी है। ये जो बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, वो तो 1952 में जब नेहरू जी ने शुरू करा था तो सारा राष्ट्र एक साथ ही चुनाव लड़ता था, लेकिन बीच बीच में सरकारें टूटती हैं तो वो बीच बीच में गैप आ जाता है। वो आगे भी आएगा, अगर आप आज दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन कर दोगे फिर दोबारा गैप आएगा। चुनाव प्रक्रिया देश की स्वस्थ प्रक्रिया है, इसमें स्वस्थ तरीके से चुनाव हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सही सिस्टम है हमारे देश में फिलहाल जो चल रहा है कि हर 5 साल में 2-3 स्टेट में चुनाव होता है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ जनता को बोलने का अधिकार है, जनता कुछ भी बोल लेती है तो उसको आज हालांकि वो समय नहीं रहा, कोई भी बोल लेता है तो उसके घर में ईडी सीबीआई घुस जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कभी इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में प्रधानमंत्री को भी लोग गाली दे दिया करते थे तो वो उससे जाकर के माफी मांगते थे। अगर आपने किसी ने ये तो नारा नहीं लगाया राहुल गांधी मुर्दाबाद, किसी ने ये तो नारा नहीं लगाया सोनिया गांधी मुर्दाबाद। हर वर्कर एक ही बात कहता, कांग्रेस जिंदाबाद, मेरा नेता जिंदाबाद। तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, और ये नेताओं के आपस में मतभेद हैं, जो अलग अलग गुटों की बात हरियाणा में होती है, आप लोग ये भी कह देते हैं कि भाई गुटबाजी तो हर पार्टी में, मतभेद तो हर पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस की इस कदर उभर कर सामने आती है तो उस पर ज़्यादा सवाल उठते हैं। और खुलकर कुमारी शैलजा जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करती हैं, फिर वो सवाल उठा देती हैं, चाहे वो चुनाव की बात हो तब सवाल उठा देती हैं, रणदीप सुरजेवाला वो सवाल उठा देते हैं, किरण चौधरी वो सवाल उठा देते हैं। और इस बयान पर भी जो हुड्डा साहब का बयान है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये औचित्य नहीं है इस तरह के बयानों का, उनको किसने ये अथॉरिटी दी कि वो बयान दे रहे हैं? सर देखिए, हमारी एक प्रक्रिया है, हर पार्टी की, देश की प्रक्रिया है। पार्टी का सीएलपी लीडर होता है विधानसभा में, वो हुड्डा साहब हैं। पार्टी का अध्यक्ष होता है वो हमारे उदयभान जी हैं, हमारे प्रभारी बाबरिया जी हैं और ऑल इंडिया अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी में नेता एक ही है, वो है राहुल गांधी। सब उनको नेता मानते हैं, खड़गे जी भी नेता मानते हैं उनको। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, कोई इसको चैलेंज नहीं करता। हुड्डा जी सीएलपी लीडर हैं, विधानसभा उन्होंने चलानी है। और हमारे अध्यक्ष उदयभान जी है, उन्होंने पार्टी चलानी है। दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, हर स्टेज पे दोनों मिलते हैं। अब तीसरा आदमी आकर के अपनी राय देना चाहता है, मीडिया उसको गुटबाजी कहे तो गलत बात है। हुड्डा साहब और अगर उदयभान जी गलत आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो तो आप बताइए। अब विधानसभा के अंदर विधानसभा का नेता एमएलए ने चुना है, उसका दर्द बीजेपी को हो रहा है। हुड्डा साहब घोषणा क्यों कर रहे हैं? भाई हमारे विधायकों ने वो एक नेता बना रखा है, सवाल तो घोषणा करेंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी उठाए ये सवाल, किरण चौधरी ने भी उठाया, कुमारी शैलजा ने भी उठाया कि हमारे टाइम पर तो कांग्रेस में 2019 में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, और अभी इस बयान की जरूरत ही नहीं है। हम तो सभी पार्टियों को हम तो सभी जातियों को लेकर साथ में चलते हैं। हुड्डा साहब ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? हुड्डा साहब सीएलपी लीडर हैं, उनके दिमाग में योजनाएं हैं, उन्होंने 10 साल प्रदेश चलाया है और आगे भी जनता। देखिए, हुड्डा साहब के बारे में एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं हुड्डा साहब का फॉलोअर हूं, वो एक अलग बात है। हुड्डा साहब इज लीडर ऑफ चॉइस, ही इज नॉट लीडर ऑफ अपॉइंटमेंट। वो पब्लिक की चॉइस है।
पब्लिक उनसे दिल से प्यार करती है। आज अगर हुड्डा साहब लीडर हैं तो वो अपने पुराने 10 साल के मुख्यमंत्री जो काल उनका रहा, जो उन्होंने जनता को योजनाएं दी, चाहे खिलाड़ियों को उन्होंने डीएसपी लगाना हो, चाहे हरियाणा को नंबर 1 बनाना हो, आज हरियाणा किस पायदान पे आ गया आपके पास सारी डिटेल्स हैं, भाजपा की सरकार की दी हुई डिटेल्स हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। आज इस सरकार ने हरियाणा को क्राइम में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। हुड्डा साहब ने हर चीज़ में हमें आगे लाए, कृषि उपज में, इन्वेस्टमेंट में, हर चीज़ में वो आगे लेके आए। खिलाड़ियों में आज जो हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड स्तर पे हुड्डा साहब की वजह से, तो हुड्डा साहब अगर आज वो नेता हैं, राहुल गांधी अगर नेता हैं, तो वो पब्लिक की चॉइस है, ना कि वो किसी के द्वारा थोपे हुए नेता है। इसलिए हुड्डा साहब के बारे में कोई कमेंट करता है तो वो उसकी अपनी निजी कोई अपनी वो हो सकती है रंजिश, लेकिन जनता उनको नेता मानती है, वर्कर उनको नेता मानते हैं और उनको हर बार चुनते हैं, तो वो जनता चुनती है, कोई नेता नहीं चुनता उनको। भारद्वाज जी, कुछ और सवाल हैं, एक दो सवाल, और एक सवाल मेरा देश के चुनाव से रिलेटेड है। इंडिया गठबंधन बना है, INDIA गठबंधन, लेकिन इसमें आप सुन रहे होंगे लगातार अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी के बयान आ रहे हैं, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में आप में कई बार इस तरह के बार पलटवार हुए हैं कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जरूरत नहीं है। क्या ये कामयाब हो पाएगा 2024 के चुनाव तक? जिस तरह से एक तस्वीर नजर आ रही थी कि हाँ कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है इस गठबंधन में। विधानसभा में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन बना है देश के लिए, देश के लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में किसी का कोई गठबंधन नहीं है, ना कोई अनाउंसमेंट है। जब आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन का एजेंडा भी आया था, तो उसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बातें हुई है। उसके ऊपर एक टीम बन गई है, वो काम कर रही है। अपने विधानसभा के अंदर सब ने सबको कहा है कि जिसकी जहाँ जहाँ पकड़ है वो अपने क्षेत्र में काम करे, जो आगे आ जाएगा उसको उसी हिसाब से हम लोकसभा में सीटें देंगे। तो इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। कोई अगर किसी का निजी कोई एजेंडा है वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे हम सब एक हैं, भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ हैं, सब भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। पर्सनली तौर पर आपकी कोशिश क्या है इस बार राजनीति में? चुनाव लड़ने की इच्छा है, कोशिश चल रही है, या पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने बचपन से अब तक जो जिम्मेवारी लगाई है उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। पार्टी जो जिम्मेवारी जिस समय देगी उस जिम्मेवारी को शहर स्वीकार करेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करते रहेंगे। वैसे चर्चा इस तरह की भी चल रही थी और राजनीतिक गलियारों में भी और भी जगहों पर कि जो हुड्डा साहब ने बयान दिया ब्राह्मण डिप्टी सीएम वाला, और जितेंद्र भारद्वाज भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उनका नाम भी उस लिस्ट में आ जाएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो। नहीं, ये एक आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मुझे लगता नहीं मुझे जवाब देना चाहिए। ये आपकी अपनी परसेप्शन हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, 4-5 जो ब्राह्मण समाज के नेता होते हैं ना, तो उनके नाम आते हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो एमएलए तो इनमें से ये भी हो सकता है। उप मुख्यमंत्री वो बनेगा जो एमएलए बनेगा। एमएलए जो जिस समाज से बनेगा उस समाज से वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी अगर मुझे मौका देगी, पार्टी मेरे से कहेगी कि मुझे लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन अगर पार्टी ने कहा कि मुझे पार्टी में कार्य करना है तो मैं पार्टी में कार्य करूंगा। लेकिन जो भी विधायक बनेगा, अगर पार्टी के ने ये एजेंडे में आज हुड्डा साहब ने घोषणा की है और अगर ये हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें ये बात आ गई, तो हमारी पार्टी जो घोषणा करती है, राहुल गांधी जी जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। इसलिए जो भी बात हुड्डा साहब ने की होगी सोच समझ के की होगी। हुड्डा साहब बड़े संजीदगी भरे नेता हैं, वो कोई बात कच्ची नहीं करते। यही बात पूरे हरियाणा में फेमस है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं कि हुड्डा साहब ने जो वादा कर दिया उनकी क्रेडिबिलिटी है। उनकी क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि 16 लाख देंगे, आज तक रुपया नहीं आया, ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, चमन्नी नहीं आई, सफाई करेंगे। नारनौल में बैठे आप देखो नारनौल का क्या हाल है। तो हम जो वादा करते हैं, हुड्डा साहब जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, इसी के लिए वो प्रसिद्ध हैं और वो आगे भी अपने वादे पूरे करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2024 आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या विजन है हरियाणा के लिए कांग्रेस का इस बार कि वो आसान है आपके लिए, और इसलिए आसान है? हरियाणा के अंदर किन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, कौन से वो काम है जो इस वक्त प्रदेश की जनता के प्रायोरिटी के साथ होने चाहिए? देखिए, हम इतना पिछड़ गए इन्वेस्टमेंट के नाम पे। आप इस सरकार से पूछो कि नई क्या इन्वेस्टमेंट लाएं। हुड्डा साहब एक ऐसे नेता हैं जिनके टाइम में चाहे मारुति का हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनियां, कितने HSIDC के सेक्टर, इन्होंने तो एक भी नई योजना कोई लागू नहीं की। योजना बनाई जरूर है, अफसर बनाते हैं, इनके सामने रख देते हैं, लेकिन उस योजना का प्रारूप कहीं नहीं है। इनसे बात करो, इनसे पूछो
इनके मंत्रियों से पूछना, आप अगले सेशन में पूछना, अब मेरा तो शायद लास्ट बता रहे थे आप, कि क्या इन्होंने एक भी मेट्रो का पिलर बनाया? योजना बना दी है इन्होंने, योजना इनसे पूछो तो ये पाकिस्तान तक मेट्रो ले जाएंगे, लेकिन बनाएंगे कहीं भी नहीं, केवल योजना बनाना जानते हैं। आप इनसे पूछो कि नई इन्वेस्टमेंट क्या लाए हरियाणा के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाए। इनसे पूछो, खिलाड़ियों का अधिकार छीन लिया इन्होंने। हम लोग नौकरी देते थे खिलाड़ियों को, डीएसपी तक का हमने अधिकार दिया, बनाए हमने डायरेक्ट। इन्होंने कितने खिलाड़ी भर्ती किए, इन्होंने कितने रोजगार दिए, जो रोजगार के हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं इनके। आप देखिए एचपीएससी के का मैंने बताया पैसा पकड़ा गया, इनके एसएस बोर्ड के चेयरमैन बाकायदा सस्पेंड करने पड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के ऊपर। और बात करते हैं वैसे ये भी कहते हैं, मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे टाइम में कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो हम पकड़ भी रहे हैं। और पिछली सरकारों में तो पकड़े ही नहीं जाते थे, तो लोग करके चले जाते थे। भ्रष्टाचार कर कोई रहा है, पकड़ा कोई जा रहा है। अरे असली मछली को पकड़ो ना, भ्रष्टाचार होने क्यों दे रहे हो आप? किसी ना किसी की शय तो है ना, जो इतना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप तहसीलों में जाओ ना, सारे में हम चिल्लाते रहते हैं कौन से तहसील में भ्रष्टाचार रुक रहा है। पहले तो अवैध कॉलोनी को बनने देते हैं, फिर पब्लिक को कहते हैं कि अवैध कॉलोनी को हम अप्रूव कर देंगे। तो आप ये बताइए, भ्रष्टाचार करवाते तो ये खुद हैं, प्लानिंग से भ्रष्टाचार करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने पकड़वा दिया। जब इनको लगता है कि पानी जो है सर के ऊपर चला गया, तो एक छोटी सी मछली को पकड़ देते हैं। असली मछली पकड़ में आई है आज तक? उस बात की जांच का भी नहीं करते ये लोग। अच्छा, एक और हम, क्योंकि आखिरी सवाल की मैं बात कर रहा था, एसवाईएल का जिक्र बहुत चल रहा है पूरे प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, और हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं यहाँ पानी को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहता है। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरियाणा के लिए बहुत सारी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि एसवाईएल के मुद्दे पर सभी पार्टियों ने सियासत की, राजनीति की है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हल किसी ने नहीं चाहा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये सब जुडिस है मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पंजाब के सीएम को बुला के बोला है, पंजाब सरकार को बोला है कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दिया जाए। हरियाणा में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में, तो क्यों नहीं ये बैठ करके प्रधानमंत्री या जल संसाधन मंत्री बुला करके उस बात को फैसले पे लाते हैं। जब ये फैसला अगर ये करना चाहते हैं, 10 साल इन्होंने गुजार दिए बगैर पानी के, तो क्या ये 10 साल बाद अब ये दोबारा 5 साल इसलिए चाहते हैं कि हम पानी लाएंगे? तो ये केवल बातें करने जानते हैं, बातें करने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। जो पानी ये बोलते हैं कि हम पानी लाए यहाँ पर, वो पानी हुड्डा साहब के समय में वो योजनाएं शुरू हो चुकी थी। ये जो अभी नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, जो भिवानी वाला, वो भी हुड्डा साहब के टाइम में शुरू हुआ था। आप जितनी भी योजनाएं आप देखोगे, वो योजनाओं की शुरुआत देखोगे, सब हमारी सरकार के टाइम में शुरू हुई थी। इनके टाइम में पूर्ण हो गई, इन्होंने अपना पत्थर लगा दिया। तो ये सरकार कुछ नहीं है। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। हुड्डा साहब कहते हैं इनको कुछ नहीं करना, केवल बातें करनी है, और बातें कर करके इन्होंने 10 साल गुजार दिए। अब ये जनता को फिर झूठे वादे कर करके 5 साल मांग रहे हैं। अब जनता इनके लुभावने वादों में आने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के बेबाकी से जवाब देने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जितेंद्र भारद्वाज जी। इस खास बातचीत के लिए आपसे गुजारिश है कि कुछ लम्हे स्टेज पर ही बने रहें, और मेरी गुजारिश हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी से भी है कि जितेंद्र भारद्वाज जी को सम्मानित करें। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका यहां तशरीफ लाने के लिए। तो इसी के साथ आज अपने इस खास कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे इस इवेंट में हमारे स्पॉन्सर्स जो थे, नॉलेज पार्टनर थे आज हमारे महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आरआरसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल और जी ब्रांड। बहुत शुक्रिया आप सभी का।